नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में अपनी नई टॉपिक शुरू करी थी जो था अपना संविधान का भाग 5, जिसमें हमने यूनियन के बारे में देखा, यानी कि संघ के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। तो हमने जो बात करी थी पिछली क्लास में अपने नई टॉपिक द पार्ट जो द यूनियन, जो संविधान के भाग 5 में लिखा हुआ है, इसमें कुल मिलाकर के जो आर्टिकल आते हैं यानी कि अनुच्छेद आते हैं, लगभग लगभग जो है 100 अनुच्छेद आते हैं। तो ये जो शुरू होती है अनुच्छेद नंबर 52 से शुरू होती है और अनुच्छेद नंबर जो है 151 तक चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद नंबर 52 से शुरू होती है और अनुच्छेद नंबर जो है 151 तक चलती है। इसमें हम जो है यूनियन यानी कि संघ के बारे में पढ़ते हैं। संघ की बात करें तो क्या चीज़, तो इसमें जो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में चीज़ें डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, फिर मंत्रिमंडल के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में, जिसे हम हिंदी में महान्यायवादी भी कहते हैं, यानी कि सरकार का जो वकील होता है वो। फिर उसके बाद देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बारे में, यानी कि संसद भवन के बारे में। उसके बाद आता है अपना ऑर्डिनेंस पावर, जो कि राष्ट्रपति के पास होता है, अध्यादेश की शक्ति जिसे हम कहते हैं वो। और उसके बाद देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और फिर फाइनली हम देखते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग के बारे में, CAG के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें हम देखते हैं अपने संविधान के भाग 5 में। और जो आर्टिकल आती है इसमें कवर होती है फ्रॉम 52 टू 151 तक, जो इसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है वो कवर होती है। और अगर बात करें तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी भाग जो है वो इसे ही कहा गया है, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट 5 विच इज़ नेम्ड एज द यूनियन। ठीक है, तो जो संघ है उसके बारे में जो हम बात करते हैं संविधान के भाग 5 में, इसे जो है भारत की जो है सबसे बड़ी भाग माना जाता है भारत के संविधान का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने देख ली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल परिषद, महान्यायवादी, संसद भवन, अध्यादेश की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमने इसमें चीज़ें देखी थी, हमने शुरू करा था प्रेसिडेंट से। तो जो प्रेसिडेंट में क्या पढ़ता है अगर बात करें तो सबसे पहले अपना एक आर्टिकल आता है। और अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद शुरू होता है हमारे भारत के संविधान में, वो शुरू होती है 52 नंबर से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं 52 नंबर से लेकर के कहाँ तक, तो 52 नंबर से 62 तक पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। हालांकि कुछ आर्टिकल वैसे भी है जो इसके परे जा करके भी हैं, तो उसको हम जब आएगा वो आर्टिकल तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो लिस्ट आउट है अपनी वो है 52 नंबर से लेकर के 62 नंबर तक पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहला जो आर्टिकल अपना 52 नंबर, वो तो ये कहता है कि जो है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, की एक राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर दूसरा यानी कि 53 नंबर, 53 नंबर कहता है कि कार्यपालक की शक्ति किसके पास होगी, वो प्रेसिडेंट के पास होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर विल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। फिर आता है अपना नेक्स्ट आर्टिकल 54 नंबर। अभी मैं आपको ना लिस्ट आउट कर देता हूँ कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। उसके बाद जो है सारे अनुच्छेद को ना थोड़ी सी डिटेल में देख लेंगे, ताकि अपने को जो है बाद में किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने को सारे आंसर्स पता होंगे। ठीक है, तो अभी हम लिस्ट आउट कर देते हैं, फिर इसके बारे में जो है डिटेल में हम पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है 54 नंबर आर्टिकल, यानी कि 54 नंबर आर्टिकल। 54 नंबर आर्टिकल कहता है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन भाग नहीं लेगा। फिर आता है अपना 55 नंबर, 55 नंबर आर्टिकल, यानी कि 55 नंबर अनुच्छेद। 55 नंबर अनुच्छेद हमें कहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो कैसा होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, वो उसके बारे में देखेंगे हम। फिर आता है 56 नंबर, यानी कि 56 नंबर। तो 56 नंबर जो अनुच्छेद है वो कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होगा, टेन्योर ऑफ ऑफिस, जो वर्किंग टाइम होगा, वर्किंग ईयर होगा, वो राष्ट्रपति का कितने साल का होगा। कि राष्ट्रपति जो इलेक्ट होते हैं, जब वो जीतते हैं, जब वो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, तो उनकी कार्यकाल
मतलब वो कब कितने साल तक काम कर सकते हैं, वो चीज़ बताता है हमें। फिर आता है 57, आता है राष्ट्रपति का री इलेक्शन के बारे में। फिर आता है 58 कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने ज़रूरी होते हैं। फिर आता है 59 हमें बताता है राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी फॉलो करने होते हैं। फिर आता है 60 नंबर 60 नंबर बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाने के बाद जो उन्हें शपथ दिलाया जाता है, वो शपथ किस प्रकार से होता है, कहाँ दिलाया जाता है, किसके द्वारा दिलाया जाता है, यानी कि ओथ के बारे में। फिर आता है अपना 61 नंबर, यह है इम्पीचमेंट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग। और महाभियोग शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए किया गया है, और वो है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। इनके अलावा महाभियोग का शब्द का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है। महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट क्या होता है, तो इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति को जब उनके पद से हटाना हो, ठीक है, तब हम उस कंडीशन को, उस टाइम को कहते हैं इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। इतनी चीज़ें हमने जो है पिछली क्लासेस में अपनी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करने थे, इसके बाद हमें इन सारे आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों को थोड़ी डिटेल में पढ़ने थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के अनुच्छेद के साथ में। अच्छा, 52 नंबर अनुच्छेद हम शुरू करें उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, यानी कि कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, देखिए गवर्नमेंट के ना 3 प्रकार के बॉडी होते हैं, 3 बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट विल बी। 3 जो प्रकार के बॉडी होते हैं सरकार के, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं हम लोग विधायिका। एक तो होता है लेजिस्लेचर जिसे हम कहते हैं जिसे कहते हैं हम लोग विधायिका। फिर होता है अपना एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं कार्यपालिका। फिर आता है अपना जुडिशरी जिसे कहते हैं हम न्यायपालिका, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के अपने जो हैं बॉडी होते हैं, सरकार के अंग होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बताया अभी आपको ऊपर एक आर्टिकल में, एक अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 53 में, कि एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। सो एग्जीक्यूटिव पावर विल बी वेस्टेड इन अ प्रेसिडेंट, हमने आपको अभी यहाँ बताया है, ये एग्जीक्यूटिव पावर विल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, इसके ना हेड होते हैं, इनके प्रधान होते हैं, ठीक है, इनके सुप्रीम होते हैं। तो कौन कौन होते हैं इनके सुप्रीम यानी कि इनके हेड, तो बात अगर करें हम एग्जीक्यूटिव की, हेडिंग डाल लेंगे एग्जीक्यूटिव की, तो ये जो कार्यपालिका होती है अपनी, ये जो अपनी कार्यपालिका होती है यानी कि एग्जीक्यूटिव, इनके प्रधान के बारे में अगर हम देख लें, चर्चा करें, तो 1-2 तरह के इनके जो है प्रधान होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है रियल हेड, दूसरा होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड, एक कैसा होता है, एक तो होता है इनके रियल हेड जिसे हम वास्तविक प्रधान हिंदी में कहते हैं। तो रियल हेड इनका कौन हो जाएगा, वो होगा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद के, जो मंत्रिमंडल के मंत्री लोग होंगे, ठीक है। तो एक तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे रियल हेड, और दूसरा कौन हो जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर, कौन हो जाता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाता है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडल के, मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं वो हो जाते हैं इनके रियल हेड यानी कि वास्तविक अध्यक्ष। अच्छा, एक मैंने अभी आपको क्या बताया, एक होता है नॉमिनल हेड। अभी ये नॉमिनल हेड क्या होता है, तो नॉमिनल हेड का मतलब होता है नाम मात्र का अध्यक्ष। नॉमिनल हेड का क्या मतलब होता है, तो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है नॉमिनल हेड का मतलब। नॉमिनल हेड जो होता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है, तो दूसरा है संवैधानिक हेड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एक तो नॉमिनल हेड हो जाता है, दूसरा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक अध्यक्ष, या फिर जो है नाम मात्र का अध्यक्ष, तो वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। अच्छा, अभी इन दोनों में अंतर क्या है अगर बात करें, तो जितने भी काम होते हैं
वो रियल हेड के द्वारा की जाती है। ये रियल हेड जो प्रधानमंत्री, जैसे अभी अपने नरेंद्र मोदी जी हो गए और बाकी के सारे मिनिस्टर्स हो गए, उनके द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। कार्यपालिका के हेड ये भी हैं, तो इनके द्वारा ये काम सारे किए जाते हैं। पर किनके कहने पे किया जाता है, किनके नाम पे किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति जी के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं सारे काम। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है उनके दो हेड होते हैं, एक तो होता है रियल हेड यानी कि वास्तविक अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष में आ जाता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्ट्री आ जाता है, और दूसरा आता है अपना नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का अध्यक्ष, या फिर दूसरे नाम से इनको जानता है संवैधानिक अध्यक्ष यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो इसमें आ जाता है अपने प्रेसिडेंट जी। ठीक है, इसमें आ जाता है प्रेसिडेंट और इसमें आ जाता है पीएम और कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो ये थी अपनी एग्जीक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, इतनी थी। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अनुच्छेद पे यानी कि प्रेसिडेंट वाले टॉपिक पे। दोस्तों इसमें हम ना कभी बीच से अभी देखते हैं सीरीज से, मतलब मैं आपको जैसे बताते चलूँगा वैसे आप लोग जो सुनते जाइएगा चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। कहीं कहीं ना मैं आर्टिकल कुछ पहले पढ़ा दूंगा, कुछ बाद में पढ़ा दूंगा आर्टिकल, मतलब सीक्वेंस में जो है अभी चीज़ें जाना थोड़ी सी जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और समझना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम आसान में चलेंगे, जहाँ जिस आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वही आर्टिकल हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में अपना कौन सा आर्टिकल बात करता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाने हैं, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन देखेगा, फिर वो नामांकन कराएगा, फिर वो क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, फिर जीतेगा, फिर राष्ट्रपति बनेगा, फिर जो है उनको शपथ दिलाई जाएगी, फिर उनका कार्यकाल जो भी है। तो हम इस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बनने का क्वालिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेंगे, और राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में अनुच्छेद नंबर 58 में जिक्र किया गया है। तो लिख लेंगे आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 क्या बताता है हमें? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जो राष्ट्रपति है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए हम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति की जो है योग्यता क्या होनी चाहिए वो देख रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा आता है आपके उम्र के बारे में बात कर लेता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितने उम्र की आवश्यकता होती है, एज कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी है इनकी? तो 35 साल की, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद सबसे पहले तो हमने देख ली कि भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर जो है इनकी उम्र जो है कम से कम 35 साल की होनी चाहिए, ये भी हमने देख ली। अच्छा अभी तीसरा आता है अपना, तीसरा आता है कि जो बंदा, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, अपना नॉमिनेशन करवा रहा है, वो जो है लोकसभा यानी कि एमपी बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी बनने योग्य होना चाहिए, एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा है उनका सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के योग्य होना चाहिए, तभी जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 साल की उम्र तो होनी चाहिए, और भारत का नागरिक तो एकदम होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा ये हो गई 3 टॉपिक अपनी। चौथा हमें कहता है, चौथा क्या कहता है अपना? अच्छा दोस्तों, अब जब राष्ट्रपति बनने हैं या राष्ट्रपति की चुनाव लड़नी है तो इस कंडीशन में एक बड़ी अहम कंडीशन होती है, इसमें योग्य जो है एक अहम कंडीशन होती है। क्या होती है? क्वालिफिकेशन क्या है कि आप जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हो ना,
तो आप जो है किसी भी प्रकार से जो है कोई लाभ वाली जो पोजीशन है, सत्ता है, वो धारण नहीं कर सकते हैं। जहाँ से किसी भी प्रकार से लाभ हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं जब आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नामांकन करा रहे हो। तो शुड नॉट होल्ड एनी पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आप जो किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाली सत्ता को धारण नहीं कर सकते, पद धारण नहीं कर सकते, सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते। तो लिखेंगे शुड नॉट होल्ड एनी पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड एनी पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप जो है किसी प्रकार से लाभ के पद पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4 कंडीशन देख ली। कौन कौन सी कंडीशन हमने देखी अगर बात करें तो पहला था भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा कह रहा है कि उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए, तीसरा कह रहा है अपना कि लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और चौथा कह रहा है अपना कि किसी भी प्रकार से लाभ के प्रभारी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप लाभ उठाने वाले, लाभ प्राप्त करने वाले पद पे नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी जो है आप राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाती है अपनी राष्ट्रपति जी के बनने की क्वालिफिकेशन, यानी कि अनुच्छेद नंबर 48, यानी कि आर्टिकल नंबर 48, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ तो चीज़ें जो है अंडरस्टैंडेबल रहेगा। ओके, कम टू द वाइट पेन। ओहो, वेयर इज वाइट, इट केम। अच्छा दोस्तों, नोट में एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि सिर्फ राष्ट्रपति ही ऐसा पद नहीं है जिसके चुनाव के लिए या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए जो है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करा रहा है, वो व्यक्ति किसी भी पद के लिए प्रभारी, लाभ वाले पद के लिए प्रभारी नहीं हो सकता, लाभ वाला पद पे नहीं हो सकता। उसको वहाँ से रिजाइन करना होगा या पद छोड़ना होगा, तभी जा करके वो इलेक्शन लड़ सकता है, नॉमिनेशन करा सकता है। ये कहानी सिर्फ राष्ट्रपति जी में ही नहीं है, ये कहानी आपके वाइस प्रेसिडेंट में ही भी है, यानी कि उपराष्ट्रपति में भी है, गवर्नर में भी है, और जो है इसके बाद जो है केंद्र मंत्री में भी है, और राज्य सरकार में भी है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी लिस्ट आउट्स है, तो ये सब के सब जो है जब इलेक्शन लड़ते हैं, जब अपना नॉमिनेशन करते हैं, तभी जो इनको अपने पिछला जो लाभ वाला पद होता है उससे रिजाइन देना होता है, तभी जो आप अपना नामांकन करा सकते हैं इस पद के लिए, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए भी आप किसी भी प्रकार से प्रॉफिट वाले पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो नोट में लिख लेंगे, ये चीज़ बड़ी गंभीर बात है, नोट बना के लिख लेंगे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, उसके बाद आ जाता है सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्र मंत्री, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हो गए और वित्त मंत्री जी हो गए, वो सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स यानी कि राज्य मंत्री, ये सब के सब जो है स्टेट मिनिस्टर्स लिख लीजिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट लिख लीजिए, गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही लिख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट जैसे सीएम हो गया, सेंट्रल सीएम हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल मिनिस्टर मतलब जैसे वित्त मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सारे लोग। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब के सब जो है किसी भी प्रकार से प्रॉफिट वाले पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। सो दीज पर्सन्स डू नॉट कम अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो डू नॉट कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
तो ये लोग किसी भी प्रकार से जो है लाभ के पद के लिए नियुक्त, लाभ के पद पे होते हुए जो है किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगर इनको चुनाव लड़नी है तो ये पद जो है इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है इस पद के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये थी अपनी क्वालिफिकेशन। ठीक है, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन जिसमें हमने देख ली। अच्छा, इसके बाद आता है अपना राष्ट्रपति का जो है वापस से चुनाव कैसे होता है, यानी कि री इलेक्शन। 58 के बाद अपना क्वालिफिकेशन के बाद री इलेक्शन। री इलेक्शन हमने कहाँ पढ़ी है, तो 57 नंबर में पढ़ी है। तो लिखेंगे हेडिंग आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति का जो है क्या निर्वाचन, चुनाव को हम कहते हैं ना निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या है कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है दोबारा से हो सकता है क्या, प्रेसिडेंट जो है री इलेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो हाँ भाई हो सकते हैं। यस, प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। अब ये री इलेक्शन क्या होता है, री इलेक्शन क्या होता है, एक तो ये हो जाता है कि अपने जो राष्ट्रपति हैं वो रिज़ाइन दे दिए हैं, फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर जो उनको फिर से नियुक्त करने हैं नहीं करने हैं वो हो गए, तो उनका भी री इलेक्शन होगा, एक बार रिज़ाइन दे दिए। तो दूसरी होती है कि एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बना है, और हमारे भारत देश में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होते हैं कितने, तो 5 की होती है, वो हम टेन्योर ऑफ ऑफिस में देखेंगे, यानी कि कार्यकाल वाले सेक्शन में देखेंगे। तो जो एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन चुका है, वही व्यक्ति क्या वापस से चुनाव लड़ करके अगली बार जो है चुनाव लड़ करके वापस से क्या वो प्रेसिडेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो उसके बारे में हमें बताता है अनुच्छेद नंबर 57 में। तो हाँ भाई साहब, एक व्यक्ति जो है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते उनको हर बार इलेक्शन लड़ने होंगे, और हर बार अगर वो जीते तो हर बार बन सकते हैं प्रेसिडेंट, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसमें लिख लेंगे यस, प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। ठीक है, तो हाँ, राष्ट्रपति जो है दोबारा से उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। यस, प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है, और ये मल्टीपल टाइम्स है। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स है, कितनी भी बार जो है ये चुनाव इनका हो सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते चुनाव में मेजॉरिटी इनकी होनी चाहिए। ठीक है, वोट इनको मिलने चाहिए, ये जीते होने चाहिए। ठीक, तो ये है। अच्छा, इसमें ना एक नोट में पॉइंट लिख लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास तो राष्ट्रपति की कार्यकाल कितनी होती है, वो तो हम टेन्योर ऑफ ऑफिस में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यकाल कितनी होती है, 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, 4 साल की होती है, 5 साल की होती है, जितनी भी होती है वो हम टेन्योर ऑफ ऑफिस में पढ़ ही लेंगे। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें 5 साल की होती है। पर अगर बात करें कि भाई साहब, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, उनका कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ना, उनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता है। कितने साल का होता है, तो 4 साल का होता है। नोट में लिख लेंगे ये पॉइंट भी कि टेन्योर ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, तो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो उनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता है। कितने साल का, तो उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 साल का। तो जो राष्ट्रपति है कहाँ का, तो यूएसए का जो राष्ट्रपति है उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके। तो मैं ज़रा ना पेज सुधार लूँ, नीचे ना वाइट पेज सी आ रही है, पेज सेटअप कर लूँ, फिर जो है आपको
आपको आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू करूँगा। पेज टेम्पलेट, ओके, इट्स ओके नाउ, ओके लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उनके कार्यकाल की बात करें तो वो होता है 4 साल की। अच्छा, ये हो गई अपनी कार्यकाल, और कार्यकाल तो हमने नहीं देखे। अच्छा, ये अपनी हो गई डी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 57। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख ली, दोबारा से चुनाव होगा नहीं होगा कंडीशन देख ली हमने। अब हम चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चल भाई साहब चुनाव लड़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 54 को उठा करके। तो अनुच्छेद नंबर 54 में ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन चुनाव में भाग ले सकता है और कौन कौन भाग नहीं ले सकता है। हेडिंग डालेंगे आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54, हु ऑल विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 4 क्या कहता है कि कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। ठीक है, हु ऑल विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत की जो राष्ट्रपति है उनके चुनाव में जो है कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन भाग नहीं लेगा। ये चीज़ हमें, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी हमें मिलती है अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 54 से। ठीक है, 54 से, 54 हमें कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उनके चुनाव में, उनके निर्वाचन में, उनके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेगा। ठीक है, तो पहला नंबर देख लेते हैं कि भाग कौन कौन लेगा। फर्स्ट, हु विल पार्टिसिपेट, तो अपना नंबर 1 डाल देते हैं और देखते हैं कि कौन कौन भाई साहब है जो भाग ले रहा है। पहला कि पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अभी पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा के एमपी और जो है राज्यसभा के, लोकसभा के एमपी। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए अपनी टॉपिक जो है कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, पहला कौन हो जाएगा, तो पार्लियामेंट के जो है इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। अभी पार्लियामेंट यानी कि जो संसद भवन है उनका इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो लोकसभा का हो जाता है सदस्य और दूसरा राज्यसभा का सदस्य। तो लोकसभा मेंबर प्लस राज्यसभा मेंबर। ठीक है, राज्यसभा मेंबर, तो इन दोनों के सदस्य ही जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये संसद भवन के। तो संसद भवन के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हो गए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर सदस्य हो गए। दूसरे नंबर पे आता है अपना जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ का जो है इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, यानी कि एमएलए जिसे कहते हैं हम लोग, विधायक जिसे कहते हैं। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधान परिषद। तो राज्य के जो विधान परिषद होते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, एमएलए जिसे हम कहते हैं। तो 2 नंबर में लिख लेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो विधान परिषद होता है उनके इलेक्टेड मेंबर भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इलेक्टेड कौन है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो है विधायक, जो विधानसभा है उनका सदस्य। फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ मैं, मेंबर
ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म, ठीक है। तो जो विधान परिषद के जो यानी कि विधानसभा या विधान परिषद है उनके जो सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके बाद आता है अपना कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ स्पेशल केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया और पांडिचेरी हो गया, तो यहाँ का जो विधानसभा है, लेजिस्लेचर है, वहाँ का भी एमएलए भाग ले सकते हैं, पर इलेक्टेड एमएलए, ठीक है। तो वहाँ का भी जो है दिल्ली और पांडिचेरी की जो है लेजिस्लेचर, वहाँ का जो है इलेक्टेड मेंबर भाग ले सकते हैं। और ये चीज़ जोड़ी गई थी संविधान में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, पहले नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया। तो 3 नंबर जो टॉपिक है दिल्ली और पांडिचेरी वाली कहानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कहाँ की, तो दिल्ली की एंड पांडिचेरी की। दिल्ली और पांडिचेरी की जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी कि एमएलएज हैं वो भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये चीज़ पहले भारत के संविधान में नहीं था, इसको 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था, ठीक है। इसको 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ये थी अपनी अनुच्छेद नंबर 54 कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन भाग नहीं लेगा, ठीक है। भाग लेगा कौन कौन हमने वो देख ली। तो पहला तो आ जाता है अपना जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद भवन है वहाँ का इलेक्टेड मेंबर। तो संसद भवन में तो अपने 2 ही हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों ही सभा के जो है सदस्य भाग ले सकते हैं, पर कंडीशन ये कहता है कि सदस्य इलेक्टेड होना चाहिए, मनोनीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा का जो विधायक है यानी कि एमएलए है वो अगर इलेक्टेड है तो वो भी भाग ले सकता है। तीसरा कहता है अपना कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, स्पेशल प्रोविंस जो है जैसे दिल्ली हो गया और पांडिचेरी हो गया, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ की भी जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और ये चीज़ पहले संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो ये थी अपनी कौन भाग लेगा कौन भाग नहीं लेगा। हमने 3 देख ली राष्ट्रपति के बारे में, एक तो इनकी क्वालिफिकेशन देख ली, दूसरा हमने क्या देख लिया इनके बारे में, इनकी री इलेक्शन देख ली, फिर जो इनका चुनाव देख ली यानी कि इलेक्शन देख लिया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि चुनाव तो हो गया भाई साहब, पर ये चुनाव कैसा होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आखिर होता कैसा है। तो ये चीज़ हमें कहाँ बताया गया है, मैनर ऑफ इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, ये चीज़ हमें बताया गया अनुच्छेद नंबर 55 में, मैनर ऑफ इलेक्शन कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, उसकी मैनर क्या होगी। तो हेडिंग डालेंगे आर्टिकल नंबर 55 मैनर ऑफ इलेक्शन या फिर मेथड ऑफ इलेक्शन, मैनर लिखो या फिर जो है दोस्तों मेथड लिखो, मैनर ऑफ इलेक्शन, चुनाव का जो है तरीका क्या होना चाहिए। किसी भी जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो नामांकन अपना करा रहा है तो उनका चुनाव का तरीका कैसा होता है, कुल मिलाकर के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होता है, उस बंदे का तरीका छोड़ दो, राष्ट्रपति का देखने हमने। तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होता है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना वो इनडायरेक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये इनडायरेक्ट क्या होता है, तो ये इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता कि ये सामने वाला जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है कि ये भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कराया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कंप्लीट प्राइवेट होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता जब तक कि जो रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। तो इसे कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे मैनर की अगर बात करें, राष्ट्रपति
का चुनाव का मैनर क्या होता है, तो लिख लेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इनडायरेक्ट। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। कैसा है, तो अप्रत्यक्ष है, यानी कि इनडायरेक्ट है। अच्छा, हम इसमें ना दो तरह के चुनाव पढ़ लेते हैं। अब जब आ ही गया मैनर ऑफ इलेक्शन तो दोनों पढ़ लेंगे, एक तो डायरेक्ट भी पढ़ लेंगे, दूसरा इनडायरेक्ट भी पढ़ लेंगे। तो टाइप ऑफ इलेक्शन यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ इलेक्शन कि जो चुनाव के कितने प्रकार होते हैं। चुनाव के कितने प्रकार होते हैं, तो चुनाव के ना दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अपना इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक तो हो जाता है डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। तो हम इसमें देख लेते हैं कि भाई साहब डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात की गई है, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात, डायरेक्ट इलेक्शन। तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है, तो इसमें जो है ना वोट सीधे सिटीजन के द्वारा दिया जाता है, नागरिक के द्वारा दिया जाता है। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत सारी कहानी है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले तो हम वोट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो वोट से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है जो चुनाव के लिए अपना नामांकन कराया है, जिस भी पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें क्या है कि जो भारत के नागरिक हैं वो सीधे ही इनको वोट कर सकते हैं, इनको अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट वोट फ्रॉम सिटीजन्स, तो इनकी चुनाव में जो इनको वोट मिलते हैं, मत मिलते हैं, मेजोरिटी मिलती है, सीधे भारत के नागरिक के द्वारा मिलती है। तो डायरेक्ट वोट फ्रॉम सिटीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वोट फ्रॉम सिटीजन की जो भारत के नागरिक हैं वो इनको स्वयं जो है डायरेक्ट ही वोट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अपने पंच हो गए, इनको डायरेक्ट वोट मिलता है, सरपंच हो गए, मुखिया हो गए, एमएलए हो गए, लोकसभा का एमपी हो गया, या फिर जो है काउंसलर हो गया, काउंसलर हो गया। ये सब के सब जो है किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो इनका होता है डायरेक्ट रूप से चुनाव, ठीक है। जिसमें जो है भारत का नागरिक जो है स्वतः ही जो है स्वयं से ही जो है वोट अपना कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन। या फिर अगर हम ये कह दें कि वैसा कैंडिडेट जिनका जो है वोट के अगर बारे में बात करें, द कैंडिडेट हु हैज़ द मोस्ट वोट, जिनको ज़्यादा वोट मिला है वही जो है जीतता है। फर्स्ट पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यहाँ पे पॉलिसी चलती है कि जिनके पास मेजोरिटी है उनकी सरकार बनती है, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैज़ द मोस्ट मेजोरिटी या फिर वोट इज़ द विनर, ठीक है। लिख लेंगे द कैंडिडेट who has the most और मेजर और मेजोरिटी लिख लीजिए, मोस्ट वोट्स इज द विनर, कि जिनके पास ज़्यादा वोट है वही जो है चुनाव जीतता है। पॉलिसी क्या कहता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये चीज़ हमारी पॉलिसी को बताता है। तो हमने एक चुनाव देख ली डायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट इलेक्शन देख ली हमारी, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव हमने देख ली। अच्छा, इसके बाद आता है अपना अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, यानी कि
इन डायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव, लिख लेंगे इन डायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, इन डायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के बारे में हमें आगे पढ़नी है। हमने डायरेक्ट इलेक्शन देख ली, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव देख ली। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो स्वयं ही जो है वोट डालता है, अपना मत डालता है। जैसे पंच का चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया, वार्ड परिषद हो गया, एमएलए हो गया, लोकसभा का एमपी हो गया, काउंसलर हो गया, ये सब के सब कैसे हैं, तो इन सबको जो है सीधे सीधे जो है जनता वोट डालती है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अब जिसको जनता वोट नहीं डालती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पब्लिक डू नॉट वोट एंड इलेक्ट डायरेक्टली, ठीक है, जिसको जनता वोट डायरेक्ट नहीं डालती है, स्वयं वोट नहीं डालती है, इनको वोट जो है, हमने जिसको वोट डाला वो लोग अब इनको वोट डालेंगे, ठीक है। हमने जिसको वोट डाला वो लोग, हमने जिसको चयनित करी, जिसे वोट डाला, वो लोग इनको वोट डालेंगे, इनको चयन करें, इनका चयन करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसको जनता स्वयं वोट नहीं डालती है। पब्लिक डू नॉट वोट डायरेक्टली एंड इलेक्ट, ठीक है, पब्लिक डू नॉट वोट डायरेक्टली एंड इलेक्ट, कि जो जनता है सीधे सीधे इनको वोट नहीं डालती है, ठीक है, और इनका जो है चयन नहीं करती है, उस प्रकार के चुनाव को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया यानी कि प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का हो गया, राज्यसभा का जो एमपी हो गया, इन सब का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनको जो जनता नहीं चुनती है, हम जनता ने जिसको चुना, अब वो चुने गए जो मेंबर है, जिनको वोट जनता ने डाली, वो मेंबर जो है अब आगे वोट करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया अपना राष्ट्रपति का यानी का प्रेसिडेंट का। दूसरा मैंने क्या बताया, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव वैसे ही होता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। फिर आ जाता है राज्यसभा का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य। तो ये लोग जो हैं कैसे हैं, तो इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एसटीवी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी एसटीवी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये चीज़ का यूज जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही किया जाता है। और इसके प्रयोग से जो क्या किया जाता है कि जो वोट दिए गए हैं, मेजॉरिटी दी गई है, मतदान किया गया है, उनकी कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। और इनकी वोटिंग कैसे होती है, तो हमेशा ही सीक्रेट होता है, मैंने आपको शुरू में बता दी, पूर्णतः जो है प्राइवेट होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का एमपी, ये सब जो है बनने के लिए अपना नामांकन कराया है। तो इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एसटीवी, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एसटीवी। तो लिख लेंगे यहाँ पे एसटीवी। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, सॉरी फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एसटीवी कहा जाता है इसे, ठीक है, एसटीवी। अभी ये एसटीवी क्या है, तो एसटीवी जो है पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए यूज की जाती है, और प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एसटीवी इज ओनली यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, कि भारत में जो है इनडायरेक्ट
इलेक्शन इन इंडिया, कि भारत में जो है एसटीबी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में ही किया जाता है। अच्छा, इसका दूसरा यूज क्या है कि इसको ना वोट की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ वन वोट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वन वोट, एक मत के लिए की जो कैलकुलेशन है उसके लिए किया जाता है। और ये कैसा होता है, ये जो वोटिंग मेथड है हमेशा सीक्रेट होता है। दिस वोटिंग मेथड इज ऑलवेज प्राइवेट और सीक्रेट। तो कैसा होता है, तो ये जो मतदान करने का जो तरीका है हमेशा ही सीक्रेट होता है, गुप्त होता है। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं होता है कि आपने किसको वोट डाला है और किसको वोट नहीं डाला है। ठीक है, कौन किस पद के लिए अपना नामांकन कराया है, तो ये चीज़ पता यहाँ पे नहीं चलती है। इसी को कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन एसटीबी के तहत आता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत, जो हमने आपको समझा दी। तो ये थी हमारी जो है दो टाइप के चुनाव, पहला था डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा था इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में जिसे जनता स्वयं ही वोट डालती है, जैसे हो गया पंच, सरपंच, एमएलए, लोकसभा का सदस्य और जो काउंसलर, ये सारे वगैरह वगैरह हो गए। तो ये सब के सब जो है डायरेक्ट इलेक्शन में आते हैं, जिसे जनता स्वयं चुनती है। और इनकी जो क्या होता है कि कैंडिडेट वही जो है उन्हीं का सरकार बनता है जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वही जीत पाता है। अच्छा, ये और ये जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे बेस्ड होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे बेस्ड होता है। इसके बाद हमने देखा इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का मतलब होता है कि जिसे जनता स्वयं ना चुनती हो, जिसे जनता स्वयं वोट ना दिया हो, जनता के द्वारा दिया गया वोट से जो व्यक्ति जीता, अब वो व्यक्ति आगे वोट करेगा। ठीक है, तो जो जनता ने जिसको चुना, तो जो चुना गया व्यक्ति है, इलेक्टेड मेंबर्स बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया विल फर्दर वोट टू द नेक्स्ट पर्सन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। की जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है वो क्या करेगा कि अब आगे वोट डालेगा, तो वो जनता के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से वोट किया गया है ना, तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, वो किस में आएगा अपना, तो वो आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी कुछ दो प्रकार के इलेक्शन। हमने देख ली राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीज़ है, पहले देख ली इनकी क्वालिफिकेशन क्या होता है, दूसरी देख ली कि इनके री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर हमने देख ली कि इनका इलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे और कौन कौन भाग नहीं लेंगे। तो हमने देख ली पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड चयनित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर मतलब चयनित सदस्य जो होते हैं, लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य, वो भाग लेगा। और जो है जो विधानसभा का जो चयनित सदस्य है वो भाग लेगा, यानी कि विधायक, उसके बाद जिससे कहते हैं हम फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर तीसरा आता है अपना कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जो स्पेशल प्रोविंस है दिल्ली और पांडिचेरी वाले, यहाँ का जो विधान परिषद है, लेजिस्लेचर है, वहाँ का एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ का जो एमएलए है वो भी पार्टिसिपेट जो है कर सकता है। हालांकि ये चीज़ पहले नहीं थी भारत के संविधान में, अब जो है 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो इसको भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। इसके बाद हमने देखे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसा होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जनता के द्वारा ना चुन करके जो है जनता के द्वारा जो चुनी गया सदस्य प्रतिनिधि है उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दी, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब होता है कि जनता ने स्वयं जिस व्यक्ति को चुना है, जो प्रतिनिधि है जो जीता है, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें जनता स्वयं वोट देता है। जैसे पंच, सरपंच, मुखिया, एमएलए, एमपी, ये सारे हो गए, या फिर काउंसलर, ये सारे हो गए। तो लोकसभा का जो सदस्य है वो, और जो काउंसलर हो गया, विधायक हो गया, सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, पंच हो गया, वार्ड कमिश्नर हो गया, वार्ड परिषद हो गया, ये सारे चीज़। और इसमें क्या है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की पॉलिसी आती है कि जिसको ज़्यादा वोट मिला वही जीता। ठीक है, फिर आता है अपना इनडायरेक्ट इलेक्शन में, जिसमें क्या है कि जनता स्वयं वोट ना दे करके जो है प्रतिनिधि को वोट देते हैं, और प्रतिनिधि जो जीता वो आगे वोट करेगा। ठीक है, जनता के द्वारा जो चयनित सदस्य है, इलेक्टेड मेंबर है,
उनके द्वारा आगे वोट डाली जाएगी, ना कि जनता के द्वारा। तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के एमपीओ का, इन सब का जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। समझ गई बात है, इतनी आपको समझ में आ गई। अच्छा, अभी जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये एसटीबी के तहत आता है। एसटीबी क्या होता है? तो एसटीबी होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अभी ये एसटीबी क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसका यूज़ ना एक वोट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके मेथड से क्या होता है कि जो चुनाव होता है ना वो पूरी तरह से जो सीक्रेट होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आपने किसको वोट डाल के आए हो और किसको वोट जो है भाई साहब नहीं डाल के आए हो। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कि जो है क्या थी, ये जो चुनाव है ना, ये जो चुनाव है इनडायरेक्ट इलेक्शन भारत में, इस चुनाव के लिए ही सिर्फ भारत में जो है सिर्फ इसी इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए ही जो है एसटीवी का यूज़ किया जाता है। तो ये थी अपनी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रेसिडेंट के बारे में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी की क्लास जो है बाकी के टॉपिक अपने अगले क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो है इसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।